श्री गणेशाय नमः। नमः संसकृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। चलिए आज हम सभी लोग फिर से एक पेपर सेट, एक क्वेश्चन की एक श्रृंखला सॉल्व करेंगे जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं सीबीएसई के द्वारा। ऐसे ही प्रश्नों को हम उन्हीं प्रश्नों के साथ हम लोग आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आज का है वह है कि निम्नलिखितानि लेखन कौशलस्य सोपानानि सन्ति अत्र किम सोपनम लुप्तम अस्ति सर्वोपयुक्तम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नान उत्तरत। सबसे उचित जो विकल्प है उसको चुनकर करके जो सबसे सटीक उत्तर उसी को आप लोग लिखिएगा, बताइएगा। तो निम्नलिखित कौशल, लेखन कौशल, ध्यान देना, लेखन कौशल का सोपान दिया गया है नीचे, इसमें से बताइएगा वह कौन सा सोपान है जो लुप्त है, कौन सा सोपान लुप्त है। प्रश्न संख्या 1 उत्तर क्या आएगा? संकलनम रूपरेखा संपादनम पुनरावृत्ति। तो पहले क्या होना चाहिए? वर्गीकरणम ना, ये लुप्त है, ठीक। क्या होना चाहिए? वर्गीकरणम संकलनम रूपरेखा संपादन पुनरावृत्ति। आपका वर्गीकरण वाला जो पॉइंट है इसमें से छूटा है। विश्लेषण और यह नहीं यहाँ पे आ रहा है। लेखन के लिए वर्गीकरण का होना बहुत जरूरी है, ठीक। रूपरेखा बनाना, संपादन करना, फिर ये सब, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं संकलनम संकलनम और एक क्या है यहाँ पे? वर्गीकरण जरूरी है। संकलन किए तो वर्गीकृत करोगे, जरूरी है, टेबलेट करोगे, उसको छाटोगे, वो सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 उत्तर बताओ क्या होगा? प्रश्न संख्या 2। सभी लोगों को नमस्कार। हाँ, सबको बुद्धि दे देंगे, सभी लोग पढ़ते रहें और शेयर भी कर दें सभी लोग अपने सारे ग्रुप्स में। और चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपचारात्मकम शिक्षणम मान्यते। उपचारात्मक शिक्षण माना जाता है निदानम अधिगमनात्मक रिक्त संज्ञानम च मेधावी। ऐसा क्वेश्चन ध्यान देना, उपचारात्मक क्वेश्चन से क्वेश्चन पक्का आ रहा है, मूल्यांकन से भी आ रहा है, ठीक। मूल्यांकन से भी आ रहा है और ये उपचारात्मक शिक्षण और कमियों पता लगाना, जितने भी शिक्षण है उससे एक क्वेश्चन मतलब परीक्षण वाला है, मूल्यांकन वाला, उससे आ रहा है। सीसीई से भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है, 1-2 क्वेश्चन जो हम कहते हैं कि 2 क्वेश्चन के लंब सब आएगा ही उसके आसपास, तो वो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। बस उसका क्वेश्चन लिखने का थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है कि किसी बच्चे को यह करने में दिक्कत हो रही है, उसको जानने के लिए, उसको सुधारने के लिए कौन सा पद्धति अपना, एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख देना और कुछ है नहीं, ठीक। पूरा एक तरीके से और सरल बना करके लिखने की कोशिश किया जा रहा है, लिख थोड़ा बड़ा दिया जा रहा है, जिसमें पढ़ने में ज्यादा समय ले लिया जा रहा है, ये हम मानेंगे। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, पढ़ने में समय ज्यादा लग रहा है, जिसको देख करके ये लगता है कि समय ज्यादा नहीं है, जल्दी से पढ़ के निकल चलो, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या आ जाएगा? प्रश्न संख्या 2 निदानम अधिगमनात्मक रिक्त संज्ञानम च। दूसरे का ऑप्शन ए। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, समय ज्यादा ले रहा है, छोटा छोटा आए तो पढ़ के तुरंत दे दिया जाता है, बड़े क्वेश्चन को देखते ही, बड़े क्वेश्चन में क्या है बहुत ज्यादा वो एक्सप्लेन खुद ही कर देते हैं, बस आपको थोड़ा ऑप्शन देकर के उस हिसाब से चलना पड़ता है। क्वेश्चन बड़ा लिख दिया जा रहा है जिसमें समय पढ़ने में ज्यादा लग रहा है। निम्नलिखितेषु किम मूल्यम समाविष्ट कक्षया संबद्धम न अस्ति। कौन सा मूल्य है जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उससे संबंधित नहीं है? सहानुभूति, परस्पर सहायम, सहयोग, समानुभूति। देखो यहाँ पे सहानुभूति लिखा है, यहाँ पे लिखा है समानुभूति।
इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक उत्तर आपका बन जाएगा। कौन सा बनेगा देखो, ठीक। परस्पर सहायता करना, सम अनुभूति और सहयोग, और यहाँ पे सहानुभूति। सहानुभूति जो है इस मूल्य क्या कक्षा में किसी के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखाया जाता है कि नहीं आप इतना कम करो या इतना अधिक करो, तुम लेट आए हो ऐसे करो, कुछ नहीं, सबको करना है, सबके लिए सेम टास्क दिए जाते हैं कि नहीं आप करो, सभी लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सहानुभूति सिंपैथी। आप लोग जानते होंगे कि चाय दो बेचारा, आज इसके पास पेन नहीं है, इससे मत लिखवाओ, जाने दो बेचारा, आज खाना खा के नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको खाना खिलाओ, कराओ, सब कुछ कराओ, नहीं तो उसी चीज का बहाना बनाते रहेगा और फिर दिन पर दिन वो वीक ही होता जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप हमको 28 तारीख से मिलो, हम संस्कृत सिखा देंगे, ठीक। और अगर संस्कृत नहीं आती है तो परीक्षा में मिलना, तो ज्यादा अच्छे से बता देते, ठीक। हाँ, यहाँ पे देखना, परीक्षा आधारित अधिगमनम, पूछने पर आधारित जो सीखना होता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, परीक्षा आधारित क्या होता है, पूछ कर करके, या फिर प्रश्न करने वाला जो सिस्टम होता है ना, पूछते पूछते प्रश्न के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा समस्या समाधान, इस तरीके से ऑप्शन में क्वेश्चन में बन रहे हैं, तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े इस समय आ रहा है, इसको थोड़ा सा समझ करके आइएगा, देखिएगा। परीक्षा आधारित स्वार्थी स्वायत्तता प्रेरती, शिक्षार्थी के स्वायत्तता को प्रेरित करना। देखो तो यहाँ प्रेरित लिखा, तो मत घबरा देना। छात्रेषु आलोचनात्मक चिंतन से पोषण न करोति, छात्रेभ्य आवाहन स्थानम चैलेंजेस अवकाशम न यच्छति, छात्रों के लिए चैलेंज और जो समय होता है उसकी इच्छा नहीं करता है। छात्र शिक्षार्थिभ्य प्रश्नान कर्तुम स्वतंत्रा न यच्छति, शिक्षार्थियों के लिए प्रश्न करने के लिए शिक्षार्थी जो है प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। हालांकि ये भी बात क्या है, प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, ये बात होता है। अब ए बचा और थोड़ी बहुत चीजें जो बचती है सी में। कितने लोग सी के साथ है, कितने लोग ए के साथ है। शिक्षार्थी स्वायत्तता प्रेरित, स्वायत्तता मतलब वो तुम मर्जी के मालिक हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम ही रहो, तुम जो कहोगे वही होगा। इतना ज्यादा भी हमको नहीं लगता है कि यह प्रेरित करवाएं। तो इन सभी तरीकों से देखने के बाद जाकर के पता चलता है कि सी वाला हो जाए। चैलेंजेस और अवकाशम न यच्छति जो लिखा है, थोड़ा यही आपको समझना है कि हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है, और अदरवाइज बिल्कुल एक जैसा सटीक तरीके से नहीं बैठ रहा। परीक्षा पर आधारित अधिगम मतलब पूछने पर आधारित, क्या है, पूछने पर आधारित, पूछते पूछते। तो डायरेक्टली जो प्रश्न कर्तुम स्वतंत्रता न इच्छति यहाँ पे न लिख दिए हैं, इसलिए यह भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है। एग्जैक्टली ऑप्शन अगर यहाँ पे होता कि प्रश्नों के द्वारा, प्रश्न पूछते पूछते बच्चों का सीखना होता, तो वह वाला हम लगा लेते कि हाँ उस तरीके से जाता है। कोई एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है। अब रही बात इसमें से अगर हमको कोई एक के साथ जाए, ठीक, किसी एक के साथ अगर हम इसमें अगर क्वेश्चन करें, तो हाँ बिल्कुल देख लिए, कमेंट ना देखे होते तो क्यों बोले होते, ठीक। तो इसमें क्या होता, अगर इस पे देखें तो यही होगा कि बच्चे को क्या करो कि एक क्वेश्चन देने के बाद छोड़ मत दो, उनको तमाम तरीके के टेस्ट दो। उसके लिए जो चैलेंजेस, देखो यहाँ पे है आवाहन अवस्थानम, माने बुलाने वाले, चैलेंजेस मतलब उसके करने के लिए बच्चा करे। अवकाशम न इच्छति, न उसके लिए प्लेस या अवकाशम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जगह, प्लेस की इच्छा नहीं करना है। मतलब ये मत देखो कि बच्चा कहाँ पे है, कैसे है, बस वो करवाओ। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इसका जो सही सटीक आंसर बनता वह ऐसे बन जाता कि पूछने पर आधारित, मतलब बच्चा कोई भी समस्या है वह प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूछ कर करके, पढ़ कर करके, उससे संदर्भित कुछ चीजों को पूछा जाए, जोड़ा जाए, तो वो हो जाता। लेकिन इसमें जो है सी को जो है विभाग ने माना है, लेकिन बहुत अच्छा हमको नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे उनका तर्क ये रहा होगा ना कि अगर ये सोचो कि लिखने पढ़ने का जगह नहीं मिल रहा है या समय नहीं वैसा मिला, तो सीधे मुंह से ही पूछ लो या उस पर क्वेश्चन कर लो। इस तरीके से करें, मतलब समय गंवाना नहीं है, किसी भी तरीके से शिक्षण कार्य हो सके उस पर देना है। तो ये अगर सबको देख लें तो एक तो ए पर बात अटकती है और है दोनों तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ न लिख दिया गया है। अब यहाँ न कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे कर दें, हालांकि प्रश्न पूछें बच्चे, प्रश्न पूछें, पूछने के माध्यम से ही करें। हाई डी वाले में होता, लेकिन अब यहाँ पे न लिख के फंसाए हैं, इसलिए इसके एग्जैक्ट आंसर तक हमको अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल विभाग ने सी माना है, ठीक। हमको थोड़ा सस्पेंशन होता है इस चौथे नंबर का, उसमें कुछ इरर वगैरह तो नहीं है। मैं खोजा, बहुत खोजा, लेकिन हमको इरर नहीं दिखा, क्वेश्चन सही छपा है, ठीक, क्वेश्चन सही छपा है। अब वो उनका क्या अनुभव रहा वो अलग बात है।
ठीक। सहानुभूति नहीं पता है, सहानुभूति का मतलब होता है सिंपैथी। फलाने के प्रति कुछ कमजोरी बरतना, ये तरीके से। सहानुभूति का रिजल्ट कमजोरी से आता है। मतलब क्या है कि अगर तुम आज सुबह से खाना नहीं खाए हो, ठीक, अगर आज सुबह से खाना नहीं खाए हो तो तुम मेरे पास आए, तो 10 लोगों को अगर हम काम दे रहे हैं तो हम तुमको क्या कहें कि जाने दो बेचारा नहीं खाया है, थोड़ा इसके लिए नरमी बरती जाए। वो सहानुभूति उसके साथ में थोड़ा सिंपैथी होता है, उसका अंग्रेजी सिंपैथी होता है। कुछ लोग सिंपैथी मतलब समझते होंगे कि उसके साथ में उसके साथ में अपने विचार को रखना, उसके साथ विचार को रखना मतलब थोड़ी करुणापूर्वक उस तरीके का भाव, ठीक है, वो होती है सहानुभूति। वही कहते हैं ना कि आप हमारे लिए अगर मान के चलो 8 घंटे काम किए हो, तो कल अगर आपको हमको कहीं जरूरत पड़ी, अगर आप कहे कि गुरुजी जो है हमको जाने दीजिए, सपोज कीजिए मैं प्रिंसिपल हूँ, ऐसे सोचो मैं प्रिंसिपल हूँ और 4 लोग हमारे यहाँ काम करने आते हैं, 4 लोग टीचर हैं। उसमें से मान लीजिएगा कि एक टीचर जो है, मान लीजिए ये वाला टीचर थोड़ा हमारे लिए ज्यादा काम कर देता है। जरूरत पड़ने पर अगर हम उसे कर दें कि छुट्टी हो गई, फिर भी अगर हम कहें कि श्रीमान जी आप ऐसा करते कि इतना थोड़ा सा लिखवा देते तब चलते, ये बेचारा लिखवा दिया। कल मान लीजिए कि अगर यह सभी लोगों के लिए हमको समान नियम बनाना हुआ, मान लीजिए कहते हैं कल सभी लोग सुबह 7 बजे आइएगा, 7 बजे नहीं आएंगे तो स्कूल के बाहर कर देंगे, आप लोग तब एंट्री नहीं होगी, गेट बंद कर देंगे, ठीक। और यह जो है आपका थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर लापरवाही साथ आए, कहिए कि थोड़ा सा लेट आता है तनिसा, तो हम इसके साथ अगर वहीं कड़ी बरते तो कहेंगे इसके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। मतलब क्या है कि भाई आपके साथ कभी काम आया है और आप भी कभी नरमी, मतलब एक तरीके से कुछ नरमी बरती जाए, यही होती है, उसका रिजल्ट यही पड़ता है, सहानुभूति का रिजल्ट यही पड़ता है। और सहानुभूति मतलब दूसरे के प्रति थोड़ी सी उसके लिए करुणा श्रद्धा भाव जो होता है वही होती है। मतलब उसकी विचारों को समझे, उसकी भावनाओं को समझे, उसकी मेन परेशानी को समझें, थोड़ा उसको अपने जैसा बनाएं। मत सोचे कि अपने जैसा, अगर हमारे पास से समस्या होता है तो हम क्या करते हैं, बस वही और कुछ नहीं। उसका रिजल्ट बाद में मिलता है कि उसके साथ थोड़ी नरमी बरती जाए और कुछ नहीं। तत्र अनेक भौतिक बाधा भवंती, वहां अनेक भौतिक बाधाएं होती हैं। यथा कच्छे भूमि तले अत्र तत्र, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को बीच बीच में इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवाता रहता हूँ। कक्षा में भूमि तले पर अक्सर करके देखो समस्याएं वही हैं कि वहां ज्यादा भौतिक समस्याएं होती हैं, जहां पर बच्चे एक क्लास में कोई इधर कोई उधर कोई मारी मारा कर रहा है, मतलब इधर उधर यत्र तत्र किलित मंचानाम पंक्ति ही, या अध्यापिका एतादृशं टिप्पणीं करोति सा उपर्युक्त स्थितौ स्वविस्तृत भाषा कक्षायां समस्या समाधानं प्राप्तुं किं कर्तुं समर्था। मतलब बच्चे सोच लीजिए कि इधर उधर हैं, कोई इधर बैठा है, कोई 2 लाइन उधर, कोई पंक्ति छोड़ करके, कोई पंक्ति पे नहीं बैठा है, कोई लाइन में, कोई अनुशासन पूर्वक नहीं बैठा है, अनुशासित होकर के नहीं बैठा है, कोई इधर कोई उधर, किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है। ऐसा होता है, आप लोग गए होंगे जब आप ट्रेनिंग में, तो इंटर्नशिप पे आप देखे होंगे, ऐसा होता है। तो उसमें अगर आप एक अध्यापक हैं तो क्या सही मतलब क्या समाधान निकालेंगे, क्या करेंगे आप इसमें से, ए बी सी डी, इसमें से क्या करना चाहोगे, ये उत्तर बताओ। गुरुजी ऐसा कैसे ना कहें, चुनौती बच्चे लेते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इसी विचार को बना करके वो देने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें समय ना गंवाओ, ना उसमें समय ना गंवाओ, बल्कि उसको दो। ठीक, यहाँ पे क्या लिखे हैं, अवकाशम न अच्छत, मतलब उसको जगह न दो, अर्थात उसको समय बीच में न दो, चैलेंज आ रहा है देते रहो। इसीलिए कह रहे हैं ना कि इसी विचार से हो सकता है कि वह करेक्ट किया गया हो, उनके कहने का विचार वो हो। ठीक, कुछ लोग अपने चालू भाषा का प्रयोग कर देते हैं, उसी भाषा की वजह से ऐसा देखने को मिला होगा। ठीक है चलिए इसे बता, देखिए इसके लिए आप लोग क्या करोगे, सामूहिक कार्यार्थम छात्राणाम अत्र तत्र उपवेशनम, सामूहिक कार्य के लिए छात्रों को यहां वहां बैठा दोगे। सर्वेशम छात्राणाम पदस्थिति, सभी को खड़ा कर दोगे, दंड नहीं देना है। केशांचन छात्राणाम वही, किसी को बाहर नहीं निकालना है। अब बचा ए और डी, इसमें से बताओ। सामूहिक कार्य के लिए छात्रों में क्या करोगे, यहाँ वहां उसको बैठाओगे, मतलब वैसे ही छोड़ोगे, हाँ ठीक है इधर उधर बैठे रहो, इसका मतलब उसमें परिवर्तन आप नहीं कर रहे हो ज्यादा कुछ, तो गलत बात। इस पे आओ, छोटे स्थान में थोड़ा कम जगह में सभी बच्चों को एक लघु मंच दे करके चार पांच बच्चों को एक साथ में बना करके उसको थोड़ा एडजस्ट करोगे। और वो भी जब आप ग्रुप बना रहे होते हैं तो पीएस ग्रुप बनाइए, थोड़ा एक अच्छा बच्चा रहे, थोड़ा ज्ञानी बच्चा हो, एक थोड़ा कमजोर बच्चा हो, ताकि एक दूसरे के हेल्प से कुछ न कुछ पढ़ें सीखें, कुछ कार्य दें आप। ठीक, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ज्यादा बहस करने पर दिमाग बदल जाता है और उत्तर गलत हो जाता है।
युगल बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक सिंपल सा कि आप एक कक्षा में पढ़ाने वाले हैं, कक्षा 5 के अध्यापक हैं, बहुत ज्यादा बुद्धि आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट पीएचडी करने लगाएं। युगल रूपेण मतलब जोड़े हुए ना, कार्यकरण समय उत्पन्ना काचित ध्वनि प्रदर्शयति। जब हम युगल में तब 2-2 3-3 का ग्रुप बना करके अगर हम कुछ बच्चों को करवा रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, तो निश्चित तरीके से कुछ न कुछ वो आवाज करते हैं, ध्वनि करेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बाद में देखते हैं। हाँ आ गए ना, थोड़ा फास्ट कंडीशन में, ये फास्ट ही कंडीशन में समझ नहीं पाता है व्यक्ति, और फिर ABCD ही केवल समझ पाता है कि इसका A, इसका B, इसका D समझ नहीं पाता है। और यही जो जो बातचीत होता है ना, शिक्षण कौशल प्रबंधन, इस सब पेपर में बच्चे नंबर क्यों पाते हैं, क्योंकि उसमें एक तरीके से कंडीशन को समझा जाता है, उसी के लिए उसी वही जरूरी ही होता है। अदरवाइज किताबें से बच्चे ना पढ़ लेते, ऐसे ऐसे कोई किताब खोलते और उसमें फिर बनाते कि इसका A है, इसका B है, इसका A है, इसका E है, तब तो सभी लोग पढ़ लेते हैं। क्लास का मतलब ही, क्लास इसीलिए किताब से थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि क्लास में थोड़ी बहुत उससे संबंधित बातें बताई जाती हैं, ठीक, एक कंडीशन समझाया जाता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। नहीं तो फिर अपने से ही करो, सारे क्वेश्चन एक दिन में 10-15 क्वेश्चन कर लोगे आधे घंटे में। स्कूल में जाओगे तो एक दिन में 2-3 क्वेश्चन समझाते हैं, क्यों, क्योंकि उसी पर वो आगे के सारे काम होते हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। युगल रूपेण कार्यकरण समय उत्पन्न काचित ध्वनि प्रदर्शयति, अगर कुछ ध्वनि आ रहा है तो वो किस बात को रिप्रेजेंट करती है, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है, चलिए सबको नहीं बताएंगे, ऑप्शन केवल सही बताएंगे। भाषाधिगमने छात्रा रचनात्मक क्रिया व्याप्त ही शिक्षार्थिभिः सह। भाषाधिगमन के समय में अगर आप ध्यान दीजिएगा, उस वक्त में छात्र रचनात्मक क्रिया में लगे हुए हैं, ठीक, इसीलिए उनके साथ में जो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही होगी उसी का आवाज आ रहा है और कुछ नहीं है, ठीक। तो यह C है। अनुशासनहीनता इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर 2-4 लोग काम कर रहे हैं साथ में तो बातचीत तो करेंगे ही करेंगे। ये सारे ऑप्शन को समझना जरूरी होता है, आप लोग जल्दबाजी न करें, समझें। कक्षायाम नियंत्रण से अभाव, कक्षा में नियंत्रण का अभाव है, बिल्कुल नहीं, कक्षा कंट्रोल्ड है, सही है, सब कुछ चल रही है, वह बिल्कुल अव्यवस्थित नहीं है। अध्यापिका कक्षा अनुशासितुम अक्षमा अतः सा अयोग्य, अध्यापिका जो है कक्षा के अनुशासन को स्थापित नहीं कर पा रही है, अर्थात बच्चे उनसे डर नहीं रहे हैं, या ये कहिए कि डरना अलग बात है, उनको अनुशासित नहीं कर पा रही है, वह अयोग्य है, ये भी कहना बिल्कुल अनुचित है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। C वाला ऑप्शन की कंडीशन है, इसीलिए थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, वो जब जुड़ेंगे बच्चे एक दूसरे के पास रहेंगे तो आवाज आएगा। प्रश्न संख्या 7 उत्तर दीजिएगा। भाषा कक्षायां प्रवाहस्य विकासः तदैव भवति यदा संपूर्ण कक्षा मिलित्वा स्वतंत्र रूपेण कार्यं करोति। यतोहि भाषा कक्षा में प्रवाह के विकास, भाषा कक्षायां प्रवाह से, अब किस प्रवाह का एक लय बन जाती है, जैसे अगर मान के चलो अगर हम भाषा सिखा रहे हैं तो भाषा प्रवाह बनी रहे, इसके विकास के लिए तदैव भवति यदा संपूर्ण कक्षा मिलित्वा स्वतंत्र रूपेण कार्यं करोति। यतोहि संपूर्ण कक्षा मिलकर करके स्वतंत्र रूप से कार्य को करते हैं, तब वहां कहां एक BCD, इसमें से आप लोग कुछ बुद्धि का प्रयोग करो, जितने जल्दी उत्तर दे दोगे हम आगे बढ़ चलेंगे। हाँ 4 बर्तन होंगे तो खटपट तो होगी, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 7 उत्तर क्या बनेगा। छात्राः जानन्ति यत् अध्यापकः तान् शृणोति, छात्र जो जानते हैं वहीं अध्यापक सुनाते हैं तब ऐसा होगा नहीं। अध्यापकः त्रुटि ज्ञातुम शुद्धिकर्तुम च संजितः भवति, अध्यापक, अरे ये सब तो काम ही अलग हो गया, यहाँ भाषा कक्षा के प्रवाह का विकास तभी होता है जब संपूर्ण कक्षा में, इसके लिए क्या करोगे उसमें संदर्भ में आओ। ये सब बात तो कुछ सही कही जा रही है लेकिन अलग रास्ते पे कही जा रही है। ये छात्र आत्मविश्वस्ताः न सन्ति ते मौनम धर्तुम स्वतंत्रः भवन्ति, जो छात्र के पास में आत्मविश्वास नहीं होता है वे मौन चुपचाप शांति से बैठे होते हैं। छात्राः संप्रेषणार्थं लक्ष्य भाषायाः प्रयोगं कर्तुं प्रचुर मात्राया अवसरान् प्राप्नुवन्ति। मतलब क्या हो गया यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह दी गई। क्या कह दी गई कि छात्र संप्रेषण के लिए, छात्रा संप्रेषणार्थम, छात्र संप्रेषण के लिए लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रचुर मात्रा में अवसर को प्राप्त करते हैं। D ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। साथ में क्या करेक्ट हो जाएगा, D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तभी वो संपूर्ण कक्षा मिलकर काम कर रहा है, पर्याप्त अवसर दीजिए। लक्ष्य भाषा में अगर भाषा कक्षा है तो लक्ष्य भाषा का ध्यान विशेष रखिएगा, जैसे हिंदी कक्षा में हिंदी, उर्दू कक्षा में उर्दू, संस्कृत कक्षा में संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, जो भी भाषा है तो उसमें आप वही ओंगरी बोंगरी डोंगरी जितना भी आएगा सब। अब देखो फिर से यह क्वेश्चन
रूपात्मक मूल्यांकन, हालांकि हम दिमाग में रखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। एतादृशी अनुदेशनात्मकी प्रक्रिया, इस प्रकार के एक अनुदेशनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। यस्याम छात्राणां मूल्यांकन होती, इसमें जो छात्रों का मूल्यांकन होता है किस तरीके का होता है, ध्यान देना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको आप लोग पढ़ते वक्त एफए और एसए के नाम से जानते होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। ठीक, तो अब बताओ इसके संदर्भ में अगर कुछ आइडिया हो तो जरूर बताना, सही बता पाओगे। और रूपात्मकम अगर ऐसे लगाओगे दिमाग में तो जल्दी बैठता नहीं है। तो क्या कहोगे, संपूर्ण वर्ष से कृत विभिन्न गतिविधि है, संपूर्ण वर्ष में किए गए सारी गतिविधियां जितनी भी विभिन्न प्रकार की हैं, केवल पॉजिटिव मत ढूंढना, ये ध्यान देना फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन आएगा, सहशैक्षिक गतिविधि, सहशैक्षिक गतिविधि, हाँ, शिक्षण के साथ साथ कुछ अपनाई गई गतिविधि, शिक्षण के उपरांत कृत एकक यूनिट परीक्षण है ना, या सत्रांत परीक्षा, इसमें से आप लोग किसके साथ जाओगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये थोड़ा बताना। हालांकि ये भी नहीं है क्योंकि ये सत्र के अंत में तो ऐसे वाला होता था, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो में से किसके साथ जाओगे। एक बात ध्यान देना, ये जो इस समय स्कूलों में जो स्थिति बदल गई है, स्कूलों में जो स्थिति बदली है, उनका काम वो एफए में भी शैक्षिक गतिविधि को ही नाप रहे हैं। ठीक, एफए में भी क्या कर रहे हैं, वो शैक्षिक गतिविधि को ही नाप रहे हैं, जबकि एफए में शैक्षिक गतिविधि नहीं होना चाहिए। हालांकि ये स्कूलों में एक नियम बन गया है कि अगर मान चलो अप्रैल में मार्च में के बाद अप्रैल में एडमिशन होता है तो 1 अप्रैल के बाद में स्टार्ट करेंगे और करीब 8-10 मई के आसपास में एक एग्जाम लेंगे, कहेंगे एफए 1। अब तो हालांकि इस एफए का बंद ही हो गया। ठीक, हालांकि यह एफए जो था वह सहशैक्षिक गतिविधियों को नापने के लिए बात किया जा रहा था कि बीच में 2 एफए हम ले लेंगे, एफए 1 और एफए 2, तो इसके बाद में हमको एक एवरेज मिल जाएगा। 10 नंबर का एग्जाम होता था, सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, ये होता था। उसके बाद में 6 महीने पर एक एसए हो जाता था, तो इसमें जो है शैक्षणिक जो गतिविधि होती थी इसका टेस्टिंग हो जाता था। तो एक साल में 2 बार एसए हो जाता था 6-6 महीने पे, तो इसका शैक्षणिक हो जाता था, शैक्षिक जिसको हम लोग कहते थे। और जो एफए में था उनका टारगेट था कि हर इतने इतने दिन पे आप लोग एफए को कराइए जिसमें शैक्षिक गतिविधियों को लिया जाए। ठीक, तो लेकिन उसमें भी लोग फीस उतारने के चक्कर में क्या करने लगे, इसमें भी शैक्षिक गतिविधियां ही चेक करने लगे, छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़े बना करके दिए जाने लगे, तो हो गया एफए। तो हम लोग काम करते करते दिमाग में एक तो बैठ गया कि एफए मतलब छोटा एग्जाम है, एसए मतलब थोड़ा बड़ा एग्जाम, लेकिन वास्तव में कह रहे थे कि ये कहना चाहते थे कि नहीं नहीं उसमें शैक्षिक को करते रहो, इसमें शैक्षिक का करते रहना धीरे धीरे। फिलहाल यहाँ रूपात्मक वाला जो शब्द है उससे बन गया आपका कि नहीं, यह बी वाले को आप लगाइएगा। इसमें आओ, यह क्वेश्चन अच्छा है, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सभी लोग कहीं न कहीं सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड या किसी और अपने स्टेट बोर्ड में कोई न कोई टीचर होगा, ठीक है ना, ऐसा आप लोग कहीं न कहीं अध्यापक होंगे और आप लोगों के यहाँ ऐसा परीक्षाएं होती हैं, नहीं 8 तक की है। ठीक है, कस्यापि जनस्य विशिष्ट क्षमतानां कौशलानां यथा संगीत, विज्ञान, औषध इत्यादि रचनात्मक, देखो यहाँ फिर रचनात्मकता का अंग्रेजी लिखे हैं पोटेंशियल, यहां पर क्रिएटिविटी से जुड़ा नहीं है, ध्यान देना, यह पोटेंशियल है, एक तरीके से अंदर से ऊर्जा जिसको कह सकते हैं, और इसका एग्जैक्ट गूगल ट्रांसलेट करोगे तो वैज्ञानिक भाषा में विभव मिल जाएगा, ना टाइप की एनर्जी टाइप की होती है। अन्वेष्टिम मतलब उसको खोजने के लिए, मापयितुम ओहो मापने के लिए, कृता परीक्षा किम कथ्यते किए गए परीक्षा को क्या कहा जाएगा, किसी बच्चे या किसी लोग के विशिष्ट क्षमताओं का ज्ञान करना है, विशिष्ट क्षमता कौशल जैसे संगीत, विज्ञान, कला, ये सब के बारे में अगर जानना है तो कौन सा टेस्ट कहा जाएगा, कौन सा टेस्ट कहा जाएगा, उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहेंगे या एप्टीट्यूड कहेंगे, अचीवमेंट कहेंगे या प्रोफिशिएंसी कहेंगे। ये भी नहीं है उपलब्धि परीक्षा, प्रवृत्ति तो है नहीं, अभिवृत्ति परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट में इसको डालेंगे और इसी एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम पर वो सारे क्वेश्चन को पूछते पूछते वो लोग लगे पूछने रीजनिंग और केवल गणित और ब्लड रिलेशन लगे पूछने, उसी एप्टीट्यूड अभिवृत्ति परीक्षा जो वहां पे कहा गया है वही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टम कक्षायाः एकः अध्यापकः एकस्य गद्य पाठस्य विभाजनम करें। 8वीं कक्षा में एक अध्यापक एक गद्य पाठ का विभाजन 4 भागों में करके, कितने भागों में, 4 भागों में
करके प्रत्येक छात्र के लिए एकम भागम प्रशस्ति। ध्यान देना, 8वीं कक्षा का है यह विद्यार्थी, क्वेश्चन आया है यह प्राइमरी के परीक्षा में है, ठीक। और यहाँ दे रहा है 8वीं कक्षा में एक अध्यापक हैं, नहीं शायद ये 6 से 8 वाले में ही क्वेश्चन आया है क्या यह, हाँ 6 से 8 वाले में आया होगा, क्योंकि 8वीं का है ना, उसी में होगा। एक अध्यापक एकस्य पाठ गद्य पाठ से विभाजन करें, एक अध्यापक एक गद्य पाठ का विभाजन करता है, कितने भागों में, 4 भागों में, 4 भागों में कर करके प्रत्येक छात्र के लिए एक भाग को दे देता है। छात्राः चतुर्षु समूहेषु स्वभाग से वाचनम कृत्वा, 4 वो जो छात्र जो अलग अलग ग्रुपों में हैं वे लोग समूहों में अपने अपने भाग का वाचन करके ना गद्यात प्राप्त सूचनाया, गद्य से प्राप्त सूचना का परस्परम आदान प्रदान करते हैं। क्या कर रहे हैं, परस्परम आदान प्रदान करें, मतलब लिखी हुई सामग्री होगी उसको पढ़ रहे होंगे, वाचन कर रहे होंगे, फिर वाचन कर करके अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो फिर मौखिक भाषा में भी बात कर रहे हैं, ध्यान देना, बोल रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तत्पश्चात ते संपूर्ण गद्याधारित एकाम सारणीम पूरयन्ति, उसके पश्चात क्या करते हैं, वे संपूर्ण पाठ पर आधारित एक गद्यांश को पूर्ण करते हैं, अर्थात लिखने वाला काम कर रहे होंगे। एतया रीत्या या जिक्सा रीडिंग इति मन्यते छात्रेषु केशाम कौशानाम विकास संभव, मतलब इस प्रकार का अगर कार्य किया जा रहा है तो किस कौशल का विकास हो रहा है, यहाँ पे किस कौशल का विकास दिखाई दे रहा है, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात, वाचन कर रहा है, तो वाचन सब में है, तो वाचन कर रहा है, कर करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा होगा, तो जिसको प्रदान कर रहा होगा उसको वो तो सुन तो रहा होगा ना, वो सुनेगा, अर्थात वाचन के बाद क्या होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए ना, तो वाचन के बाद ये भाषण हो गया, यहाँ लेखन 2 कट गए, श्रवण होना चाहिए। फिर क्या कर रहा है, वो लिख रहा है, क्या कर रहा है, वो सारणी को भर रहा होगा, मतलब लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, यह लेखन हो जाएगा, अर्थात पूरे तरीके से अगर देखें तो बिल्कुल बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेट खा रहा है। ओके ओके ओके, हम ध्यान नहीं दिए कि हमारा ऑप्शन या खोपड़ी किसको ढक रहा है, चलिए ठीक है। अब मैं राइट साइड में आ गया हूं, अब शायद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्षम्यता, इसके लिए ध्यान नहीं दिया मैं। आगे देखते हैं, तो ये हो गया बी, इसमें देखते हैं प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा क्या, ध्यान देना, यशपाल जो समिति आई थी ये क्या क्या दी थी, भारम बिना अधिगमनम, खूब आप लोग सीडीपी वगैरह पढ़े होंगे, लर्निंग विदाउट बर्डन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बड़ी बवाल है। संस्कृत में लोग या तो जो संस्कृत का टीचर बनाने वाला है वो सही समझ के उसको क्लिष्ट भाषा में बदल दे रहा है, या ये कहिए कि हम लोग बहुत ज्यादा तरीके से उधर ध्यान लगाए रहते हैं, इधर कम। गुड़ दोपहरिया, नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय। अब लौका की नहीं लौका, लौकी के खेते में लौकी न लौकी तक का लौकी, कौन सा अलंकार होगा बताओ, लौकी के खेते में लौकी न लौकी तक का लौकी। तो यहां पे कह रहे हैं कि इस प्रतिवेदन में किस कानिचित अनुशंसान कृतानि निम्नलिखितेषु किम अनुशासन न, कुछ अनुशंसा भेजे थे वहां पे, उसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा अनुशंसा नहीं था, यशपाल समिति वाला, ठीक। कुछ लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, और प्रोफेसर यशपाल वाला जो भी है हम यहाँ पे खोजेंगे, प्रोफेसर यशपाल, दूसरा सर्च हो गया, यशपाल रिपोर्ट, आप लोग देख लीजिए, गलती बहुत सारे लोग करते हैं इसलिए वो आंसर सही मिल नहीं पाता है, ठीक है, इसलिए वो मिल नहीं पाता है। आप अगर इसको देखें, यहाँ पर अगर जो गाइडलाइन है इनकी या नोट्स नीचे पूरक था, यशपाल समिति ये पूरा का पूरा अपना रिपोर्ट लगाई थी। 2005 में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये बढ़ेगा उड़ेगा कि नहीं, बढ़ भी नहीं रहा है। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा कि 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्या में स्कूल बैग का बोझ घटाने पर जोर दिया गया। 2008 में सीबीएसई ने भी गाइडलाइन जारी की। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 भी बच्चों पर बोझ कम करने की बात कहता है। ये जो इनकी जो समिति थी, ये रिपोर्ट जो लगाई थी, वो रिपोर्ट कहाँ चली गई, रिपोर्ट
पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के स्कूल बैग का वजन 1.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन 2 से 3 किलोग्राम होना चाहिए। 6वीं और 7वीं क्लास के विद्यार्थियों के स्कूल का वजन 4, मतलब बच्चों का जो वजन है ये बता रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे और भी पॉइंट हैं, जैसे विभिन्न विषयों को पढ़ाने और स्कूल बैग के वजन को कंट्रोल करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशा निर्देशों तैयार करें। ऐसा से कर करके बहुत सारा पॉइंट लिखे हैं, ठीक। और जो इनकी एग्जैक्ट थी, हालांकि हम इनका बहुत अच्छे से हमको लगता है कि है, वो पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट कर कर करके एक उनकी जो नोट्स थी, रिपोर्ट थी, वो आई थी। और आप उसमें जब पढ़ोगे तब आप देखना कि उसमें कौन सा लिखा गया था और क्या नहीं लिखा गया है, महत्वपूर्ण बिंदु में होगा। अभी हमारा याद है, बहुत सही यहाँ पे है। और आप लोग इसको अगर पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो हम थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे सभी लोग पूरे के पूरे पॉइंट को एक बार पढ़ लें। हम पढ़ने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको ये पूरी पूरी रिपोर्ट एक बार ठीक से मिल जाए, ठीक, ताजा हो जाए। हाँ, आप तो बड़े विद्वान हो, तुरंत बता ही देते हो। संस्कृत के कुछ काम के लिए आपसे बोले थे तो आप बताए नहीं, कहे हमको सर करवा लीजिएगा, बता ही नहीं। लौका, वाह, बहुत सही, बहुत सही। राजधानी वाले, हाँ। नहीं नहीं, इस वाले को थोड़ा एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ताजा कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में जो क्वेश्चन लिखी गई है थोड़ा सा इधर उधर आपको समझ में आएगा। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते का औसत भार जो है 4 किलोग्राम के लगभग हो, प्राथमिक कक्षाओं में ना, क्योंकि वो पूरी रिपोर्ट तो और थी, प्राथमिक बच्चों के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, पूरी वाला इसके पहले खोल दिए थे। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो, ध्यान देना, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना हो। बस इतने मूल पॉइंट इसको याद करना, इसी से एग्जाम में आ जाता है। गणित को रटने की बजाय समझाना, बच्चे को समझाया जाए, रटाइए मत, ठीक। कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक स्वतंत्रतावाद का इतिहास पढ़ाया जाए। बच्चों को रोज की दिनचर्या में अपनी सहज क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता है, उन्हें खेलने, साधारण आनंद लेने, सोचने समझने और विश्व को जानने का समय नहीं मिलता है। देखो, इसमें ये एग्जैक्ट नहीं लिखे कि इसमें दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इसमें अवसर नहीं मिलता है, दूसरे तरीके से उस पर थोड़ा सा मिलना चाहिए था ना, नहीं मिलता है ऐसा। पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही अपने आप में लक्ष्य बन गया है, इसका शिक्षा के दार्शनिक व सामाजिक लक्ष्यों से कोई सरोकार नहीं रहा है। इसका मतलब करवाना चाहिए ना, पूरा केवल पाठ्यक्रम पर ही नहीं आधारित होना चाहिए। अत्यधिक बड़ी कक्षाओं, भारी पाठ्यक्रम, कठिन पुस्तकों आदि कारण बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, तो समग्र व्यक्तित्व को विकास कराने के लिए कहे होंगे कि ये करवाइए। बहुत सारा और भी नियम, नीचे बहुत सारे पॉइंट लिखे गए हैं, बहुत लंबी रिपोर्ट आई थी। स्कूली ज्ञान में जीवंतता नहीं होती तथा वह उत्तरोत्तर नीरस, बोझिल व अप्रासंगिक बनता जाता है, नीरस ना। पाठ्यक्रम पुस्तकों में किसी वस्तु का अवलोकन कराने के स्थान पर उस वस्तु के चित्र का अवलोकन कराने को कहा जाता है। इनके सिस्टम में अनुभव के स्थान पर चित्रों का प्रयोग करना, पाठ लेखन में एक दिन चिंता बनाकर, वो सब सारी चीजें आगे हो गई हैं। फिलहाल ये सब बहुत सारे इसमें पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो पूरा लिखा गया है, ठीक। और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक। तो आप इसको एक बार जरूर जा करके पढ़ लेना, ठीक। ज्ञान विस्फोट क्या है, यशपाल समिति, कौन समिति ज्ञान विस्फोट की धारणा से जुड़ी है, यशपाल समिति से किस नाम से आता है, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, ये सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हैं। अब हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन पे, करें किसकी अनुशंसा नहीं थी, गृह कार्य से मात्रा न्यूनी भवेत, मतलब कम हुए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारिता मनोरंजिका च भवेत, पाठ्य पुस्तकेषु प्रतिबंध भवेत, छात्र भार युक्त स्यूतम न स्वीकुर्युः। देखो, छात्र भार युक्त होना चाहिए, छात्र भार युक्त स्यूतम न स्वीकुर्युः, मतलब उनको भार वाला काम नहीं स्वीकार करते हैं। छात्राः भार युक्त स्यूतम न स्वीकुर्युः, जो यह भार युक्त न हो, कुल मिला जुला कर करके भार युक्त बैग हो या कुछ भी हो, ऐसी चीजों को स्वीकार ना करें, ऐसे स्वीकार नहीं किया गया है भार युक्त। ये बात हो सकती है, लेकिन यहां क्या कहे हैं, किम अनुशंसनम न, किसकी अनुशंसा नहीं हुई है, तो भार युक्त हो ये बात तो कहे नहीं है, भार युक्त न हुई बात कहें, इसका मतलब ये सही है, मतलब ये भी है, उसमें लिखा गया है। पाठ्य पुस्तकेषु प्रतिबंध भवेत, पाठ्य पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं बोले हो।
गृह कार्य से मात्रा न्यूनी भवेत, आखिरकार जब गृह कार्य कम करेंगे तो कहे नहीं कि अधिक से अधिक दीजिए, कम ही रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बिना बोझ को बनाना चाहते हैं, तो ये भी नहीं चाहिए। अब रही बात यही कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधारित गतिविधि आधारित मनोरंजिका च भवेत, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित मनोरंजिका हो, तो जरूरी तो है, लेकिन इसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं, उसमें उस प्रतिवेदन में ये नहीं डाले हैं, ठीक है, इस बात को वो नहीं डाले हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव दिखते हुए भी बी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप उसको देखोगे तो उसमें इस बात का वो जिक्र नहीं किए हैं, ए बात से वह आंसर बी हो जाता है, उसी को वो नहीं जोड़े हैं। मतलब संस्कृत का विद्वान है, क्या सोचता है हमको समझ नहीं आ रहा, उसको पॉजिटिव बात लिख करके और गलत ऑप्शन बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। याद कर लिए तो बहुत अच्छे हैं, जो लोग याद कर लिए हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है। प्रभावी अधिगमनाय छात्रा की दृशा भई, याद कर लिए तो उसका उपयोग भी करो, साइन थीटा कॉस थीटा की तरह उपयोग भी करो। एडमिट कार्ड में डिस्ट्रिक्ट तो पता चल गया होगा, 2 दिन पहले हम सुनते हैं कि वो आ रहा है एडमिट कार्ड सेंटर। प्रभावी अधिगमनाय छात्रा की दृशा भई, प्रभावी अधिगम के लिए छात्र किस तरीके के होने चाहिए। प्रश्न संख्या 12 राइट आंसर बिल्कुल सही है कि जिज्ञासापूर्ण और सक्रिय होने चाहिए, तो ये बात तो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखितेषु किम कथनम असत्यम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, खोजो। देखो यहाँ केवलम लगा दिए, केवलम अगर लग गया तो काम आपका ध्यान इधर आ जाना चाहिए। कौन सा कथन असत्य है, स्वायत्त शिक्षार्थिनः ते एव ए, स्वायत्त शिक्षार्थी वे होते हैं जो यहाँ पर स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वम स्वीकुर्वन्ति। अब इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा समझो कि यहां पर क्या हो सकता है। असत्यम पूछा है, असत्यम असत्य है। स्व अधिगमनाय, वह अपने अधिगम के लिए, सीखने के लिए अपने आप को उत्तरदायी स्वीकार करते हैं। जो स्वायत्त शिक्षार्थी होते हैं वे, उनके लिए। अधिगमनार्थम गतिविधीनाम आयोजनम क्रियान्वयम च कर्तुम उद्यता भवन्ति, अधिगम के लिए गतिविधियों का आयोजन, क्रिया और क्रियान्वयन करने के लिए उद्यत होते हैं। सारी बात तो सही लग रहा है। अधिगमनस्य एतस्य च प्रभावितायाः च निरंतरम समीक्षा कुर्वन्ति, अधिगम के लिए इसमें से बताइए, अधिगमन के लिए या अधिगम का एतस्य प्रभावितायाः च निरंतरम, ये क्या करते हैं, अपनी जिस प्रकार से वो प्रभावी होती है, ठीक, कौन कौन प्रभाव डालता है, उस पर निरंतर क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं। केवलम अनुमोदित पुस्तकानि एव स्रोत रूपेण स्वीकृत्य तेषु प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणाम अधिगच्छन्ति पूर्णतया च अभ्यासान कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि केवल अनुमोदित पुस्तक स्रोत हैं, उसी को स्वीकार कर करके तेषु प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणानि अधिगच्छन्ति पूर्णतया च अभ्यासान कुर्वन्ति, मतलब उसको, उस दिए गए प्रश्नों को, उत्तर को लिखते हैं, समझते हैं और उसको अभ्यास कार्य जो पूर्ण करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब जानते हैं, यहां केवलम तो है, बढ़िया क्वेश्चन है कि केवलम तो डाल दिया गया है, लेकिन केवलम वाला उत्तर नहीं मैच कर रहा है। कैसे ना देखें। अब यहां से देखो, यहां पे एक लफड़ा बन रहा है, एक लफड़ा बन रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। क्या दे रहे हैं, केवलम अनुमोदित पुस्तकानि, तो क्या अगर आप जाते हो जिस कक्षा में पढ़ने के लिए और मान के चलो कि आपको टेट की तैयारी करना है सेल्फ से, तो क्या करते हो, यही ना करते हो कि जो सिलेबस दिया गया है, जो निर्धारित किया गया है, जो पाठ्य पुस्तक दिया गया वही ना पढ़ते हो, और अन्य में क्या खोजते हो। अगर सिलेबस में खेलकूद नहीं तो क्या खेलकूद भी खोजते हो। छात्र केवल एक काम करते हैं, केवलम से यह निगेटिव लग रहा था, लेकिन ये पॉजिटिविटी नहीं खोजना है। जो बच्चे सेल्फ डिपेंड होकर करते हैं, वह अधिगमन के लिए अपने आप को उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करते हैं। लास्ट टाइम में वो कुछ कहेंगे हमारे पास यही नहीं था, तो क्या करें। हालांकि उनको उत्तरदायी होना चाहिए, भाई जब सब सारा चीज तुम ही कर रहे हो तो सारी जिम्मेदारी तुम लो अपने ऊपर, लेकिन वह क्या है, यह कथन जो उनके लिए असत्य हो जाता है। हालांकि केवलम वाला दिमाग में बैठ रहा है ना। अब हो सकता है आज के समय में बच्चे बदल भी गए हों, तो डी वाले पर जो है, हालांकि आयोग और विभाग जो था इसके आंसर को ए माने हैं,
कि वे अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, ये बात नहीं है। ये अपने अधिगम के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, ठीक, अपने उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं, सभी करने लगे तो बात ही बन जाए, तो ए वाले को माना गया है, ध्यान रखना। और सही बात है कि जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक अलॉट किया जाता है, जो बताया जाता है कि यह स्रोत से आप पढ़िएगा, ये करिएगा, तो उसी से वह करने की कोशिश करते हैं, कहीं अन्य नहीं जाते हैं, कहीं अन्य वाला काम नहीं करते, इतना रचनात्मक नहीं है। यहाँ पर यह केवलम शब्द आते हुए भी निगेटिव ज्यादा नहीं बन पाया, और यहाँ कहीं असत्य है बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षार्थी जो उनके लिए, तो यह वाली बात, ठीक। सभी अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व हो जाए तो फिर मास्टर लोगों को कोई जरूरत न पड़े, केवल बता दिया जाए कितना पढ़ के आना, इसमें से उत्तर दे देना, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन नहीं, बच्चा नहीं कर पा रहा है, शिक्षक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको उस तरीके का देना चाहिए। तो उस वाले क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ लेना। बहुत सही, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, उसके विचारों से अवगत होना बहुत जरूरी। संस्कृत में लिखा गया है, जब तक नहीं जानोगे नारायण भजोगे, ये ध्यान देना। निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित भाषा कक्षा लक्ष्यम न मन्यते। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सीधा सीधा आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी है ऐसा ऑप्शन जो छात्र केंद्रित भाषा कक्षा का लक्षण नहीं माना जाता। शिक्षक निर्देशति इच्छति च यत छात्र तदनुवर्तनम कुर्यु अनुशासिता च भयु। शिक्षक निर्देश करे केवल और बच्चा उसके अनुसार अनुशासित रहे, ऐसा तो छात्र केंद्रित हो गए नहीं करेगा। बाला लक्ष्य भाषा या अंत क्रिया कुर्वन्तः, हाँ ये भी होता है। शिक्षक स्वगतिविधि युक्त शिक्षण सह मूल्यांकन संयोजयति। अब देखो ध्यान से, सो अपनी गतिविधियों से युक्त शिक्षण के साथ मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, शिक्षक न करता है, तो सी वाला भी तो ऑप्शन वाइज में सही नहीं है? शिक्षक अपनी गतिविधि का मूल्यांकन के साथ में अपना संयुक्त करता है, उसके अंदर ये काम होता जरूर है, लेकिन ऑप्शन जो बनाया गया है यह बच्चों से रिलेटेड बनाना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे लिख दिया गया कि हाँ चलो शिक्षक जब गतिविधि पर आधारित, हालांकि बच्चे के अनुसार उपयुक्त गतिविधि करता है, जो बच्चा जिसमें बच्चे संलग्न हो, जिसमें बच्चे की रुचि हो, जिसमें बच्चे का जिज्ञासा बढ़े, ऐसी गतिविधि को का आयोजन करता है शिक्षक। और साथ ही साथ उसका अपना मूल्यांकन भी करता रहता है कि जो हम गतिविधि आधारित जिस गतिविधि का प्रयोग कर रहे हैं उस गतिविधि में पूरे बच्चे कंफर्ट महसूस कर रहे हैं कि नहीं, तो जिज्ञासा उनकी बढ़ रही है कि नहीं, उनसे उनकी रुचि बन रही है कि नहीं, ये साथ साथ करते रहते हैं, इसलिए इस बात को भी नहीं लिया गया। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देना, छात्र शिक्षक निर्देशित करेगा और बच्चा उसको डर के मारे बस उसी को करता रहे या छात्र अनुशासित हुए, यह काम अच्छा नहीं होगा। ये तो केवल शिक्षक का मनमानी हो जाएगा, यहाँ पर छात्र केंद्रित नहीं रह जाएगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर, ठीक है, ए वाला गलत है, कारण नहीं माना जाता, तो ए वाले को आप हटाइएगा, और सब सही है, और सब सही है, छात्र केंद्रित तो मान लिया जाएगा। करें एकस्य भाषा, अच्छा साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम थोड़ा भूल गए हैं, कब से आधा पेज पे रहा होगा। हाँ लेकिन देख बात है, भद्दा नहीं दिख रहा था, अच्छा ही दिख रहा था। चलो यह वाला हो जाए, तो इसमें बताओ क्या होगा। एकस्य प्रभावी भाषा पाठस्य आरंभ भवति, एक प्रभावी भाषा पाठ का आरंभ होता है पाठस्य पाठ्य सामग्र्याः प्रस्तुति द्वारा, मनोरंजक गतिविधि नाम अनुस्मरणेन, अभिप्रेरणा च श्यामपट्टोपरि लेखनेन, पाठस्य अधिगमनात्मक उद्देश्यानां सूची निर्माणेन। अब बताओ किससे प्रारंभ करते हो, किसी प्रभावी भाषा पढ़ाना, ध्यान देना, भाषा, उस भाषा पाठ का आरंभ कहां से करोगे, कहां से? बहुत अच्छा नारायण जी, श्री हरि, यहां से भी ऑनलाइन क्लास करें, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको हेल्प। अच्छा, हमारे यहाँ जो क्लास अभी प्रारंभ हो रही है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो तैयारी करने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप लोगों का जो चैनल है, ऐप है, उस ऐप पे यह तैयारी करवाई जा रही है। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, संपूर्ण नोट्स भी उस पर मिल रहे हैं, पूरा का पूरा नोट्स मिल रहा है। उसके लिए आप लोग अगर चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके जुड़ भी सकते हैं। और सुपर टेट का एक जो क्लास है वो स्टार्ट हुआ है, और आप लोग उसमें जो लोग लेना चाहें, जो लोग जुड़ना चाहें उसमें भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एमपी टेट पर अब क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे समझ से 1 या 2 तारीख के आसपास से हो सकता है एमपी टेट भी क्लास आनी स्टार्ट हो जाएगी इसमें। तो जो लोग भी चाहें यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, हालांकि नीचे भी लाइन चल रही है उसमें भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं।
एकस्य प्रभावी भाषा पाठ से आरंभ भवति। एक प्रभावी भाषा पाठ का आरंभ होता है किससे? किससे? जब भाषा पाठ का आप आरंभ करोगे तो पाठ के ऊपर अधिगमनात्मक उद्देश्यानाम सूची निर्माण से। क्या आपके उद्देश्य होने चाहिए, क्या क्या चीजें आपको टारगेट अचीव करने हैं उसमें, उसका आप पहले से पूरा बना लीजिएगा सेटअप, और तब फिर जो है आप प्रारंभ कीजिए, निश्चित तरीके से सफल होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको उसकी योजना अवश्य बना लेनी चाहिए, जिसको आप लोग पाठ योजना में पढ़ते हैं। ठीक, हाँ, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, श्लोक है। साहित्य वाले मस्ती से पढ़ें, ऐसे ही श्लोक आ रहे हैं जो कभी ना पढ़े रहे हैं तो आ रहे हैं, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, तो चलो पढ़ते हैं पहले। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौतो यनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अनन्तरत्ना प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। तो सभी लोग इसको पढ़ें, पहले पढ़िए अच्छे से और उसके बाद समझिए और उत्तर करने के लिए रेडी कर लीजिए अपने आप को। अब हम प्रश्नों को दिखाएंगे और आप लोग उत्तर उसका करोगे। समझाओ भाई इनको। अच्छा, यूपी टेट सॉरी जो ये होता है यूट्यूब होता है, बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म है, अपने मर्जी से खूब विधिवत अपना गाएं नाचाएं, सब सही है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए भाई, यह शायद क्लास 8th में भी है और यूपी बोर्ड में शायद क्लास 10th में भी है। यह जो श्लोक है आपके सामने, यह शायद दोनों में है। कह रहे हैं देखो, इसका अन्वय अगर हम बताएं, एक दिन मैं अन्वय के बारे में कह रहा था कि अन्वय कैसे बनेगा, इसका अन्वय कैसे बनेगा। कुछ का अन्वय जो है लिख पढ़ करके पहले से रट लिया जाता है। अस्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वा परौतो यनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। मतलब उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम देवात्मा नगाधिराजः अस्ति। उत्तर दिशा में हिमालय नामक देवताओं की आत्मा, ठीक, पर्वतों का राजा, कौन? हिमालय, वही, ठीक, स्थित है। कौन? उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का देवताओं की आत्मा नगाधिराज पर्वतों का राजा है। असौ पूर्वा परौतो यनिधि वगाह्य पृथिव्या मानदण्डः इव स्थितः। असौ, इसके पूर्व परव, पूर्वा परव का क्या मतलब आएगा? पूर्व और पश्चिम दिशा में, जो पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित कौन? कौन? दो समुद्रों में पृथ्वी के मापक पैमाने की तरफ प्रविष्ट होकर के खड़ा है। अर्थात इसका क्या मतलब निकलेगा? दोनों समुद्रों के बीच में स्थित होकर पृथ्वी की गहराई नाप रहा है। अब दोनों समुद्र इधर हो गए, इधर हो गए, जैसा लगता है कि कोई नाप रहा है, मानदंड जैसे लग रहा है नाप रहा है ना। देवतात्मा का क्या मतलब हो जाएगा? देवताओं की आत्मा। और नगाधिराज मतलब पर्वतराज ना, पर्वतों के राजा। और पूर्वा परव का क्या मतलब है? पूर्व और पश्चिम, ये दोनों में। पूर्वा परव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा समास है, ठीक। तो पूर्व और पश्चिम अर्थात क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो या निधि मतलब समुद्रों को, दोनों समुद्र जो हैं, जलनिधि रूप आप देखो तो या निधि होता है समुद्र। फिर क्या है? वगाह्य मतलब धंस कर करके, उसमें जैसे लगता है भारत का जो हिमालय है पूरा उसमें से पानी में पूरा इसे गड़ा है और ऐसा लग रहा है नाप रहा है पूरे से। मतलब अगर आप देखें,
अगर हम इस तरीके से बताएं कि यह पूरा का पूरा क्या है, पूरा मान के जो पूरा समुद्र है, और मान के चलो यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे हिमालय है इस तरीके से, और ये पूरी पृथ्वी अलग, तो यह जो पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि पूरा गड़ा है उसी के अंदर। इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है। पृथिव्या इव, पृथिव्या मतलब मानो पृथ्वी के समान। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां पे इव लगा हो पूछ सकते हैं वहां कौन सा अलंकार, तो जहां पे इव वाला लगा होता है वहां पे क्या होता है, के समान, या मानो पृथ्वी। इस तरीके से मानो पृथिव्या इव माने मानो पृथ्वी, मतलब मनु मानो जब जानो वाला लगा करके आप कर लेना। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया वहां पर, इस श्लोक का अर्थ हो गया पहले का। दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं, दूसरा वाला जो श्लोक है उसमें क्या लिखा गया है कि अनंत रत्ना प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको हि दोषो गुण सन्निपातो, एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः यस्य अनंत रत्न प्रवहस्य हिमम् सौभाग्य विलोपि न जातम। जिस अनंत रत्नों के उत्पादक अर्थात हिमालय के सौभाग्य विलोपी न जाता, अर्थात बड़प्पन को नष्ट करने वाला जो बर्फ होता है ना, जैसे होता है ना उसका महानता, उसको नष्ट करने के लिए जैसे लग रहा है कि बर्फ जा करके उसको ढक करके उसका धूमिल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। न जातम, नहीं हुआ, नहीं किया जा पा रहा है। यस्य अनंत रत्न प्रवहस्य हिमम, हिमम माने बर्फ, सौभाग्य विलोपी न जातम, अर्थात हिमालय के बड़प्पन को नष्ट करने वाला बर्फ भी सौभाग्य को नष्ट करने में समर्थ नहीं हुआ। अर्थात जो उसका सौभाग्य है कि उसके अंदर बहुत सारे रत्न हैं, ठीक है तू बर्फ से तोप दियो, लेकिन ध्यान देना किस तरीके से कि गुण सन्निपाते ही एक दोष, क्या था अब देखें, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विवाङ्कः, मतलब गुण सन्निपाते ही एकः दोषः इंदो अंकः किरणेषु इव न निमज्जति, इव निमज्जति। मतलब क्या हुआ कि गुणों के इकट्ठा होने पर भी एक दोष अगर रहे, उसको बहुत सारा गुणवान व्यक्ति है, एक दोष लगी रहे तो भी उतना कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे चंद्रमा की किरणों में धब्बा विलीन हो जाता है, थोड़ा सा दोष है विलीन हो जाता है। इसका मतलब उसमें अनंत रत्न है, तो थोड़ा सा अगर मान के चलो बर्फ अगर तोप भी रहा है, तोपने की कोशिश भी कर रहा है, तो उसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमालय से केशाम अधिराज अस्ति, जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़िए, उत्तर कीजिए। अब जितने जल्दी उत्तर दोगे उतने जल्दी हम आगे बढ़ चलेंगे। बताए तो रहे, अब एकदम एक एक लाइन अनुवाद बताएं, लिख करके रखना पड़ेगा तब, ठीक है। चलिए, सभी बंधु लोग इनको आशीर्वाद दें, कल्याणमस्तु, आयुष्मान भव। याद रखना, हिमालय केशाम अधिराज अस्ति, गतिशीलानां नदीनां वानराणां पर्वतानां। प्रश्न संख्या 16 उत्तर। तो किसके अधिराज हैं भाई? पर्वतों के हैं। किसके? पर्वतों के हैं। गुण समूहे एको दोषः कथमिव निमज्जति, कर रहे हैं गुण समूह में एक दोष किसकी छुप जाती है, ये बताओ। यहां बताओ 17 नंबर में क्या बताओगे? करें किसके समान, कथमिव नहीं, किसके समान कह रहे हैं, किसके समान बताना, नहीं गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर तुम तो यहां पे आ जाता है, किसका हो जाता है, तब तो लोग कह देते हैं कि गुणैः दोषाः अपि यथा विलीनाः भवन्ति। नहीं, इसका जिस तरीके से गुण के दोष भी, गुण के साथ दोष भी छुप जाता है, यहाँ उदाहरण नहीं दिया रहा, उदाहरण यहां से दिया जा रहा है कि जिस प्रकार चंद्रमास की रश्मियों में उस पर जो लांछन लगे हैं, जो उसकी धब्बा है,
वो मिट जाती है, उसी प्रकार से गुणों के साथ में एकाध दोष रहे तो भी विलीन हो जाते हैं। मतलब इसके साथ उसका इस जैसा यह है वैसा वो नहीं, जिस तरीके से मतलब इससे तुलना कराई जा रही है इसकी तरीके से ना, तो ए वाला करेक्ट करना है, डी वाले को मत लगा देना। थोड़ा पूरे बात तक उतरोगे तो समझ में आ जाएगा। न एकेषाम रत्नान उत्पत्ति स्थानम किम, अनेकेषाम, यहाँ न होना नहीं चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए अनेकेषाम। नैकेषाम कैसे बन पाएगा, अनेक अनेक होना चाहिए। नैकेषाम रत्नाम उत्पत्ति स्थानम किम, नदी तटानि नगाधिराज हिमालय खम कंदरा, प्रश्न संख्या 18। इसमें क्या होना चाहिए अनेकेषाम, नैकेषाम नहीं। न एकेषाम का मतलब है अनेकेषाम। अच्छा, इसका अर्थ ये भी हो सकता है न एक नैकेषाम। चलिए मतलब यहाँ पे आप लिखेगा अनेक, न एक नहीं अनेक से लेके चलिएगा, ठीक। एकेषाम, अनेक रत्नों की उत्पत्ति स्थान क्या है, नगाधिराज हिमालय, ठीक। गजबे उत्तर क्वेश्चन लिख दिया गया, घबराहट हो जाएगी, अलग अलग लिखते हैं ऐसे तो। अस्मिन श्लोक द्वये किम छंदम छंदः प्रयुक्तम, इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त है, गिन लो, कट से पकड़ में आ जाएगा। चलो बता दो इसमें कौन सा छंद बनने वाला है, जल्दी से बताओ। अनुष्टुप है, शिखरणी है, उपजाति है या मंदाक्रांता है। अब आप लोगों को तो पूरा का पूरा उत्तर मिल गया, मैं काउंट करके लिख दिया कितने वर्ण हैं, ऐसा वाणिक छंद कहे जाते हैं। कितने वर्ण हैं काउंट कर दिए हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। डी बना रहे हो, डी बना रहे हो क्या, इसके लिए ध्यान देना। मैं फिर से बता दे रहा हूं, प्रश्न संख्या 19 में जब आप लोग 19 का क्वेश्चन करोगे तो इसमें वर्णों को गिनते हैं। जो हम लोग वर्णों को गिनते हैं, 8 वर्ण अगर आता है, एक एक कुल 4-4 पद में होते हैं, तो ध्यान देना यहां से यहां तक एक पद, यहां से यहां तक दूसरा पद, फिर यहां से यहां तक तीसरा पद, फिर यहां से यहां तक चौथा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4-4 जो उसके चरण होते हैं, इस तरीके से होता है एक एक छंद में। और यहां पर जो अगर सभी में अगर 8-8 वर्ण आ रहे हैं तो अनुष्टुप होता है। क्या होता है अनुष्टुप में 8, अष्ट से ध्यान देना, अनुष्टुप ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, अनुष्टुप वाला खूब आया है। तो अनुष्टुप में होते हैं 8। उसके बाद 10 में 9 में नहीं है आपके यहाँ, सीधे सीधे आएंगे आप 11 वाले। 11 में कुल 3 हैं, एक है इंद्रवज्रा, फिर है उपेंद्रवज्रा, फिर है उपजाति। तो इसमें सब तीनों में 11 हैं, लेकिन इसका पहला वर्ण क्या हो जाता है गुरु, इसका पहला वर्ण हो जाता है ह्रस्व, इसका उपजाति में क्या होते हैं दोनों। अब ये देख लो कि क्या लघु गुरु दोनों चल रहे हैं। पहला वर्ण तो 11 तो था, 11 मैंने कैसे गिना, आधा नहीं गिना जाता है, ध्यान देना आधा नहीं गिना जाता है, पूर्ण वर्ण गिने जाते हैं। 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 1 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 11, 11 हो गया। फिर यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 बन रहे हैं ना। इसमें देखो क्या है, यह ह्रस्व है ना, ये देखो क्या है ह्रस्व है, मतलब लघु है। और यहाँ पे आओ पूर्वा परउतो यनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। यहाँ देखो क्या हो गया, लघु की जगह दीर्घ हो गया, तो यहाँ दीर्घ हो गया, अर्थात इसमें लघु दीर्घ दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो लघु का है ना, और यहाँ क्या हो गया गुरु बन गया। अगर यह लघु गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उपजाति होगा। हालांकि अनुष्टुप में 8 होते हैं, अनुष्टुप में 8 हो जाते हैं। शिखरणी में कितने होते हैं मैं बताया हूं, कितने होते हैं शिखरणी में, शिखरणी में 17 होते हैं, उपजाति में 11 वर्ण होते हैं, और अंत में बचा मंदाक्रांता, इसमें भी 17 होते हैं। मंदाक्रांता और शिखरणी में अंतर इतना ही है कि मंदाक्रांता में पहला जो है वह गुरु होता है और शिखरणी में पहला क्या हो जाता है लघु हो जाता है, बस। यमन सब लागह शिखरिणी, तो इसमें क्या बन जाएगा उपजाति बनेगी, उपजाति, ठीक। एकदम अच्छे से ध्यान देना, उपजाति। इसमें 8 वर्ण होते हैं, इसमें 17 वर्ण होते हैं, इसमें 17 होते हैं, इसमें उपजाति में 11 वर्ण होते हैं। उपजाति इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा इन तीनों में 11-11 होते हैं, ध्यान देना। वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं, वंशस्थ का और भुजंग प्रयात और फिर द्रुत विलंबित, ये तीनों का 12-12 चलता है।
चलिए आगे चलते हैं। जो लोग समझ रहे होंगे समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे अलग बात है। एक मैं और पूछूंगा, आर्या एक वार्णिक छंद है या मात्रिक? तो यह है मात्रिक छंद। आर्या में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? कुल कितनी मात्राएं होती हैं आर्या में? थोड़ा जोड़ के बताना। आर्या में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? वर्णिक नहीं है वो, मात्रिक छंद होता है, तो उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? थोड़ा जल्दी बता दो। 57 होता है, याद रखना, कभी पूछ लिया जाता है, नारायण भजोगे अगर आ जाएगा तो। इसितः पदे कह प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 20, उत्तर क्या बनाओगे आप लोग? इसितः में क्या बनाओगे? त प्रत्यय। तो यह निधि पदस्य अर्थ अस्ति, इस पद का अर्थ है क्या? तो यह निधि धन, जल, दूध या फिर सागर। तो क्या बनाओगे आप लोग? अभी पीछे आया था ना, तो यह निधि, वगाह्य, समुद्र, सागर। देखो इस टाइप का पैसेज आपकी परीक्षा में अब पूछे जा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अब आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। हमको लग रहा है समय हो गया है, इसलिए लोगों को अब जाना है, तो चलिए हम नेक्स्ट डे में कर लेंगे, समय आज हो गया तो। 12 पहले में, फिर 18 होता है, फिर 12 होता है, फिर 15 होता है। पहले चरण में 12, फिर दूसरे में 18, तीसरे में फिर 12, चौथे में फिर 15। ये कुल होता है सबसे झमेला वाला काम, 57 इसमें होता है। चलिए आज समय हो गया है, तो समय पर्याप्त हो गया आज, तो आज हम इसी पर रोकेंगे। गद्यांश को हम पढ़ने में करीब 15-20 मिनट अलग फिर समय लगेगा समझाने में। पढ़ने में तो 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट में पढ़ लोगे आप लोग, लेकिन इसको समझने में, बताने में समय लगेगा, तो इसको हम लोग आगे करेंगे। लेकिन ऐसे ही गद्यांश पद्यांश को जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़िए, थोड़े बड़े बड़े संस्कृत में जो पैसेज आ रहे हैं उसको भी पढ़िए, और छोटे दिख रहे होंगे ये सब, यहाँ पे फिर थोड़ा मैं बड़ा बड़ा कर दिया हूँ ताकि दिखाई देता रहे आप लोगों को। और फिर आगे फिर क्वेश्चन है पैसेज के नीचे ही। तो चलिए हम आगे वाली क्लास को फिर से करेंगे, कभी किसी नेक्स्ट डे में किसी में कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा